हेलो स्टूडेंट, आपने जब भी इकोनॉमी पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग सिस्टम को ही दिया होगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन का अगर आप पीवाईक्यू पलट के देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बैंकिंग सिस्टम से ही देखने को मिलेगा। अब हम चाहे कोई भी बैंक की बात करें, आरबीआई की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो ये सारे के सारे बैंक किसी न किसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955। ये एसबीआई एक्ट 1955 आपको याद होगा, जब आप बैंकिंग सिस्टम पढ़े होगे तो ये वही एसबीआई है जो इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा था। और अगर आपको याद होगा, इंपीरियल बैंक एक्चुअल में पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक था, और उस 3 प्रेसिडेंसी बैंक को ही एक कॉमन नाम दिया गया था जिसे हम लोग बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में नाम बदल के कर दिया गया एसबीआई। मैं बस थोड़ी बातें रिकॉल करवाया हूं, शायद ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। अब ये करंट अफेयर्स में क्यों है? क्योंकि एक नया बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। ये अभी बिल है, ये अभी एक्ट नहीं बना है। यदि इसमें जो बातें सजेस्ट की गई हैं वो सारे बातें अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो एक नया एक्ट हमारा बन जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कि ये बैंकिंग जो लॉ है, नया अमेंडमेंट रूल्स बनाए गए हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं और अगर ये बातें करंट अफेयर्स में हैं तो आपके लिए आरबीआई एक्ट 1934 इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसबीआई एक्ट 1955 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एसबीआई पढ़ते हो तो आप सारे कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, और भी सारे बैंक, ये सब चीज़ एक बार आपको रिकॉल कर लेना आपके लिए जरूरी होता है। तो चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए करंट अफेयर्स में क्या है। द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2004 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मतलब ये लोकसभा में पेश किया गया है, इस पे बहस होगी, डिबेट चलेगा, और जो इसमें सजेशन दिए गए हैं कुछ मॉडिफाई करके हम सभी के सामने आ जाएगा। क्या क्या एम है, आखिर क्या क्या एम रखा गया है। ये जो नया अमेंडमेंट रूल्स बनाया जा रहा है उसमें उनका एम क्या है? इट विल इंप्रूव द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। जितने भी बैंकिंग रेगुलेशन लॉ बनाए गए हैं इसकी इफिशिएंसी और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। दिस बिल अमेंड द फॉलोइंग एक्ट। ये जो बिल है बहुत सारे जो एक्ट हैं इस एक्ट को मॉडिफाई करेगा, अमेंड करेगा। क्या क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 34, मतलब ये आरबीआई एक्ट 1934 में भी अमेंडमेंट लेके आएगा। और आपको बता दूं, ऐसा बहुत बार हो चुका है, कोई भी एक्ट होता है वो उस एक्ट में बार बार अमेंडमेंट तो आता ही आता है। तो एक नया रूल्स आएगा तो नया अमेंडमेंट हमारा आएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, साथ साथ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980। मतलब ये कि इतने सारे जो एक्ट हैं इन सारे एक्ट में आपके अमेंडमेंट देखने को मिल सकते हैं। जब ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा, एक्ट बनकर जब हम लोग के सामने आएगा तो ये देखने को मिलेगा कि आरबीआई एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं, एसबीआई एक्ट 1955 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, 1970 वाले में क्या क्या चेंजेस आए हैं, 1980 वाले में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये सब हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब जो जो सजेशन दिया गया है, किस चीज का सजेस्ट किया गया है लोकसभा में, यह जरा हम लोग देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ फोर्टनाइट फॉर द कैश रिजर्व। आप लोग कई बार ये सुने होंगे कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ठीक है ना। प्रत्येक बैंक को ये एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए कुछ टाइम भी लिखा रहता है। कई बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन के लिए ये जो फोर्थ नाइट है, इस फोर्थ नाइट वर्ड का जिक्र बार बार देखने को मिलता है बैंकिंग सिस्टम में। तो इस डिफिनीशन को चेंज किया जा रहा है, इस डिफिनीशन में चेंजेस किया जा रहा है। तो डिफिनीशन में क्या क्या बोला है? The bill define the definition of fortnight to the period from 1st day to 15 day, मतलब 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की बात करो, या फिर
16 तारीख से लेके 16 डेज टू द लास्ट डेट ऑफ इच, मतलब 30 तारीख तक, इसको बोला जाएगा फोर्थ नाइट पीरियड। क्या बोला जाएगा? फोर्थ नाइट पीरियड ही हमारा बोला जाएगा। ये चेंजेस किया गया है फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करेंगे, टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। देखिए जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सारे कोऑपरेटिव बैंक का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो आपका 8 साल है। तो ये जो नया अमेंडमेंट आ रहा है, इस नए अमेंडमेंट में टेन्योर चेंज किया जा रहा है, कार्यकाल की अवधि चेंज की जा रही है, और 8 साल से कर दिया जाएगा कितना? 10 साल, अगर ये एक्सेप्ट लोकसभा में एक्सेप्ट हो जाता है तब। जो नेक्स्ट है, प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के केस में जो कॉमन डायरेक्टर हो जाते हैं कई सारे, दो कोऑपरेटिव बैंक के, इसमें प्रोहिबिशन लाया जा रहा है। आप लोग कई बार जब बैंक अकाउंट खुलवाते होगे, एलआईसी खुलवाते होगे, तो एक नॉमिनी रहता है। नॉमिनी वो होता है जो आपके पीछे हो, जो आपका ख्याल करता हो, आपके बाद आपकी संपत्ति पे उसका अधिकार हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनी। तो द बिल अलाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ अप टू 4 नॉमिनी for the purpose of accessing the deposit articles locker in the case of death of person who nominated him her। मतलब ये आपके बाद किसका होगा, तो आपके बाद किसका होगा, इसके लिए आप 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हो, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट जो चेंजेस किया जा रहा है वो है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई अकाउंट होता है, कोई लोग अकाउंट ओपन किया, अपने परिवार को बताया भी नहीं कि हाँ हमने कोई एलआईसी में डिपॉजिट करवाया था, कोई करेंट अकाउंट था, कोई एफडी था, कोई शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया था, और अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब वो बोलने लायक नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो बोलने लायक नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि उस अमाउंट को वो एक्सेस नहीं कर सकता है, वो हमारा अमाउंट हो जाता है अनक्लेम्ड अमाउंट। ओके, अब क्या है, इस जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इसमें सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए भी बातें की गई है। द बिल वाइडन द एम्बिट ऑफ द फंड्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। देखिए ये आईईपीएफ, ये वही फंड है जहां पे अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और यदि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये लोगों को अधिकार देगा, उसके फैमिली को अधिकार देगा कि इस अनक्लेम्ड अमाउंट को फिर से क्लेम किया जा सकता है। और जब ये क्लेम करने का अधिकार दे दिया जाएगा तो इसी आईईपीएफ फंड से पैसे रिटर्न अकाउंट में चले जाएंगे और लोग वहां से क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये था लेसन, ये था कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो टॉपिक्स हैं, जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट रूल्स हैं जो चेंज किए जाएंगे। ये अभी बिल के रूप में 2024 में सबमिट हुआ है। आने वाले दिनों में यह एक्ट बनकर हम सबके सामने आ जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हमारे चेंजेस आए हैं। तो आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन हाँ, बैंकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं वो सारे एक्ट आप याद कर लें। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।